साल था 1977। महीना मार्च का और तारीख थी 22। एक ऐसा दिन जब भारत की लोकतांत्रिक जनता ने एक सनकी तानाशाह को उसकी गद्दी से उतार फेंका था। एक ऐसा दिन जब देश ने 21 महीनों के काले साए को हटाकर एक बार फिर स्वतंत्रता की रोशनी देखी थी। एक ऐसा दिन जब नेहरू गांधी खानदान के द्वारा भारत पर आजीवन राज करने की मंशा को झटका लगा था। एक ऐसा दिन जब इंदिरा के अहंकार को भारतीय लोकतंत्र ने कुचल दिया था। 22 मार्च 1977 वही दिन था जब आपातकाल के बाद हुए चुनावों के परिणाम आए थे और जिसमें इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई थी। तो चलिए जानते हैं कैसा था वो दौर और क्या हुआ था 22 मार्च के बाद। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जिस तरह से इंदिरा गांधी ने नागरिक स्वतंत्रताओं को खत्म कर अपनी तानाशाही गतिविधियों को अंजाम दिया था, उससे पूरा देश त्रस्त हो चुका था। आपातकाल के कारण चहुं ओर इंदिरा गांधी का विरोध हो रहा था और इसके नतीजे चुनाव परिणाम में बखूबी देखे गए। 25 जून 1975 की रात्रि में लगाए गए आपातकाल के बाद पहली बार चुनावों की घोषणा 23 जनवरी 1977 में की गई। इसके बाद इंदिरा गांधी की तानाशाही की भेंट चढ़े राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था। 1977 के चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों में आपातकाल ही सबसे बड़ा मुद्दा था और इसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इस दौरान सबसे बुलंद नारा था, लोकतंत्र होगा या तानाशाही। इस नारे ने तो जैसे पूरे देश को इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट कर लिया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कई नेता इंदिरा गांधी के जो करीबी माने जाते थे वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी को पहली बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने 298 सीट जीती और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह एक दिलचस्प बात है कि मोरारजी देसाई को चुनाव के सिर्फ 2 माह पहले ही जेल से रिहा किया गया था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी की हार हुई थी। 22 मार्च को इंदिरा गांधी ने अपना इस्तीफा दिया था। इस चुनाव की खास बात यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब शामिल थे। इस पूरे आपातकाल को अगर हम समझे तो उसे डिटेल से जानना जरूरी है। 25 और 26 जून वर्ष 1975 की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था। अगली सुबह पूरे देश ने इंदिरा गांधी की आवाज में इस फैसले को सुना था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आम जनता के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास तो जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। आम जनता, मीडिया समूह, रेडियो और अन्य प्रचार के माध्यमों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल की सूचना के बाद से ही देश में ढूंढ कर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। तत्कालीन समय के बड़े नेता मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले, इंदिरा गांधी के विपरीत विचारधारा रखने वाले सभी लोगों और आम जनता में बेगुनाहों को भी जेल में भर दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी। करीब 1,40,000 लोगों को आपातकाल में बिना किसी सुनवाई के राजनीतिक बंदी बनाया गया। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए किया गया था। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। अनेकों घटनाओं को सरकारी नुमाइंदों ने पूरी तरह से दबा दिया। कुछ घटनाएं जो बाहर आई वो भी सभी तरह के प्रचार, सेंसरशिप की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाई।
प्रेस मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किए गए थे। हालात यह थे कि कांग्रेस समर्थित उस अधिकारी की अनुमति के बाद ही कोई समाचार सब छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारियां हो रही थी। और इन सब की शुरुआत कैसे हुई वो भी जानना जरूरी है। दरअसल जब 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय तरीके से मौत हुई और इसके बाद देश को अगले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को थोप दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस के नेता के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चक्रव्यूह रचा था, लेकिन इससे बड़ा खेल तो इंदिरा गांधी ने पहले ही खेल लिया था। दरअसल कामराज और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा गांधी को एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से यह खेल रचा था, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा ने कांग्रेस के इन नेताओं की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदरूनी मामलों के साथ साथ सरकार के रवैये की वजह से सत्ता और न्यायपालिका के मध्य भी टकराव शुरू हो चुका था। 1971 आते तक इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता बन चुकी थी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक कद के सामने कोई भी नेता छोटा ही दिखाई पड़ता था। यह बात इंदिरा गांधी बहुत अच्छे से जानती थी और समझती भी थी। 1971 में आम चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। इंदिरा गांधी का रायबरेली सीट से खुद की जीत का अंतर भी काफी बड़ा था, लेकिन इंदिरा के चुनावी प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। और यह आरोप सिर्फ जुबानी नहीं था, बल्कि राजनारायण इसके लिए कोर्ट तक चले गए। राजनारायण ने अपने आरोप पत्र में लिखा कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल किया है। इस आरोप पर जब सुनवाई शुरू हुई तो पूरा देश इससे जुड़ी खबरों को जानने में उत्सुक था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 18 मार्च 1975 को कोर्ट में पेश होने को कहा था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यह दुनिया के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका था जब किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा था, और यह भी प्राइम मिनिस्टर एक नेहरू गांधी परिवार का था। कांग्रेस ने 20 जून 1975 को एक विशाल रैली का आयोजन किया तथा इस रैली में कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय। और इसी जनसभा में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देगी। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान पर विशाल जनसमूह के समक्ष 25 जून 1975 को कहा था कि सभी विरोधी पक्षों को देश के हित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ तानाशाही स्थापित हो जाएगी और जनता दुखी हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस माथुर के द्वारा भी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसलों में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। इसके बाद इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष तक किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर आंशिक रोक लगा दिया, जिसके बाद 25 जून को जेपी नारायण ने बड़े स्तर पर आंदोलन को शुरू किया। कोर्ट के फैसले और इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने वाले आंदोलन के बाद इंदिरा का अहंकार दुनिया के सामने आया। अपनी हार देखकर इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 25 और 26 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लगा दिया। यह वह दौर था जब नेहरू और गांधी परिवार के लोग सत्ता में अपना एक छत्र राज चाहते थे। अभी भी दौर बदला नहीं है। उसी गांधी नेहरू परिवार के लोग आज भी यह सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर बाय डिफॉल्ट उनका अधिकार है, और यह आप सबके सामने है। ये जो लोकतंत्र को खत्म करने और आपातकाल की बात करते हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों ने देश में आपातकाल लगाया था। यह थी नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, और ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।